नमस्कारम। गुरुमंत्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का मैं मार्तंड कुमार शुक्ल हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों एवं बंधुओं, मेरे मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत विषय में एकदम नई चीज लेके आया हूं। हमारे जो संस्कृत के विद्यार्थी पिछले दिनों हमें टीटी में पढ़ चुके हैं, सीटेट में भी पढ़ चुके हैं और सुपर टेट में पढ़ रहे हैं, इन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक स्पेशल चीज लेके आया हूं। अभी तक मैंने इस प्रकरण की व्याख्या आपके सामने नहीं की थी, और वो प्रकरण कौन सा है तो आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं। क्योंकि सुपर टेट में आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ना है तो उसमें संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं, और मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट की दृष्टि से ये जो इतनी संज्ञाओं का वर्णन हमने आपके समक्ष किया है, ये सब संज्ञाएं जो है रामबाण सिद्ध होंगी आपके लिए। ये जो इतना लिखा है आगे आने वाले समय में टीटी में भी आ सकता है, ये सीटेट में भी आ सकता है, ये सुपर टेट में भी आ सकता है, और जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी या नेट इत्यादि की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर इत संज्ञा की। इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि किसकी किसकी होती है, ये बात महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये होती है कि किस सूत्र से होती है, यही पूछा जाता है। तो पहले हम आपको इत संज्ञा पढ़ाएंगे, इत संज्ञा के बाद लोप संज्ञा, लोप संज्ञा के बाद गुण संज्ञा, गुण संज्ञा के बाद वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा के बाद संहिता संज्ञा, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सवर्ण संज्ञा, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको पद संज्ञा, और इसके बाद आएगा निष्ठा संज्ञा। तो ये जो संज्ञाएं हैं ये संस्कृत व्याकरण की सर्वाधिक प्रसिद्ध संज्ञाएं हैं, और इनसे हमेशा प्रश्न बनते रहे हैं और आगे की परीक्षाओं में भी निरंतर बनते रहेंगे। तो सबसे पहली संज्ञा जो है वो कौन है? इत संज्ञा है। और इस इत संज्ञा का सूत्र क्या होता है? ठीक है ना? इस इत संज्ञा का सूत्र क्या होता है और ये इत संज्ञा होती कैसे है, सबका सूत्र लिख करके हम विस्तृत विवेचन करते चलेंगे। जो विद्यार्थी हमें पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़ चुके हैं, क्लास मिस मत करिएगा। ये क्लास में बिल्कुल नई बात है, नए तरह की चीजें आप सीखेंगे और अच्छे से अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करके आगे चलता हूं। अजय उपाध्याय, अतुल पांडे और राजा शील सिंह हैं, विष्णु शर्मा, आर्यन त्रिपाठी जी हैं, कमलेश मिश्रा जी हैं और रोशनी सिंह जी हैं। ठीक है। अजीत विक्रम जी हैं, मिथिलेश जायसवाल जी हैं, सीमा कुमारी जी हैं, और इसी के साथ सोहन खुराना जी हैं, कपिल कुमार जी हैं, और बहुत सारे अन्य विद्यार्थी भी हमारे साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। ठीक है ना? अजय यादव जी हैं, अंकित दुबे जी हैं, रजनीश यादव जी हैं, सबने गुड इवनिंग और प्रणाम लिखा है। आप सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार है। एमजे विद्रोही जी भी आ गए हैं, दीनदयाल जी हैं और रागिनी सिंह जी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। विष्णु शर्मा जी राजस्थान से हैं, बहुत अच्छा है। और आप तो पिंक सिटी में रहते हैं, राजस्थान बहुत अच्छी जगह है। ठीक है। और रंजीत यादव जी ये फैजाबाद से हैं, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। और मोनी पटेल जी हैं और शाभिनी पटेल जी हैं। ठीक है ना? सुभाषिनी पटेल जी हैं, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अन्य जितने भी आपके इष्ट मित्र हैं उन लोगों को भी आप जोड़ते चलिए। आज कुछ संज्ञाओं के बारे में आप पढ़ेंगे, और ये संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इन चीजों को मिस मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप समय दें तो अच्छी से अच्छी चीजें आपको मिलेंगी।
और विष्णु शर्मा जी जयपुर से हैं, वेरी गुड, ठीक है। और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए, ये चीजें जल्दी आपको मिलेंगी नहीं और इसे आप अच्छे से समझ लें, मैं ये चाहूंगा। तो आइए, ये जितनी संज्ञाएं हमने लिखा है, इत संज्ञा, लोप संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, पद संज्ञा और निष्ठा संज्ञा, इन संपूर्ण संज्ञाओं पर हम बातचीत करते चलेंगे। आप आसानी से इन बातों को पढ़ते चलिए, समझते चलिए, एक एक संज्ञाओं की व्याख्या हम करते चलेंगे, उसे आपको दिखाते चलेंगे कैसे क्या बनेगा, कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा, इन सारी बातों का उल्लेख यहां पर आपके समक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिया इत संज्ञा। कौन सी संज्ञा लिया? इत संज्ञा। अब सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इत संज्ञा का सूत्र क्या है। क्या पूछा जा सकता है कि इत संज्ञा का सूत्र क्या है? तो आप ये जानिएगा कि इत संज्ञा का सूत्र क्या है। यहां पर हम आगे लिखते हैं, इत संज्ञा का सूत्र है हलन्त्यम। क्या है? हलन्त्यम। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हलन्त्यम क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? हलन्त्यम इत संज्ञा सूत्र है। हलन्त्यम कैसा सूत्र है? तो हलन्त्यम इत संज्ञा सूत्र है। हलन्त्यम सूत्र से क्या होती है? इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हलन्त्यम है। ये बात आप जानते रहिएगा। अब हलन्त्यम क्या बात कहता है? सूत्र तो आपने जान लिया, अब किस सूत्र में क्या बात कही गई है, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं कि अन्त्यम, ध्यान देंगे बेटा, अन्त्यम हल इत स्यात्। अन्त्यम हल इत स्यात्। अन्त्यम माने अंतिम, हल का मतलब हुआ आप सभी जानते होंगे, हल का तात्पर्य संस्कृत में क्या होता है? व्यंजन। जब कभी भी हल कहा जाए तो उससे आप क्या समझेंगे? व्यंजन समझेंगे। और आपको ये बता दें कि संस्कृत में कभी भी अच कहा जाए तो उसे आप क्या समझेंगे? तो उसे आप स्वर समझेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। संस्कृत में स्वरों को अच के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि इनका सारे स्वरों का वर्णन अच प्रत्याहार में किया जाता है। और व्यंजनों को हल नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे व्यंजन हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। जितनी बातें समझने और समझाने की होंगी वो सारी बातों की हम विस्तृत चर्चा और व्याख्या एक साथ करते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हलन्त्यम इत संज्ञा सूत्र है। यहां पर 3-4 चीजें हैं, इसकी मैं व्याख्या करता हूं कि अंत्यम हल इत स्यात्, यानी कभी भी जो अंतिम हल होता है, अंतिम व्यंजन होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। जो अंतिम हल होता है, अंतिम व्यंजन होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। हल माने व्यंजन। कैसे इसको जानेंगे? समझिएगा। जैसे आपके महेश्वर सूत्र में पहला सूत्र है आपका अयुण। क्या सूत्र है? अयुण। अब आ ई उ के बाद अड़ा आ रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं। ये डा, इसमें ये पूरा का पूरा अयुण एक सूत्र हो गया। इस सूत्र में अंतिम वर्ण कौन है? ड़ा। ड़ा क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। तो जब ये ड़ा व्यंजन है तो ये इसे हल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? क्योंकि संस्कृत में व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? हल नाम से जानते हैं। तो ये कहा गया कि अंत्यम हल इत स्यात्, यानी जो अंतिम हल होता है, अंतिम व्यंजन होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। अब जैसे ये अयुण सूत्र हो गया, तो इस अयुण सूत्र में किसकी इत संज्ञा होगी? इस ड़ा वर्ण की इत संज्ञा होगी। और जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है, इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यानी जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसका फल क्या है?
उस वर्ण का लोप हो जाता है, यानी फिर उस वर्ण की गणना नहीं की जाती है। बात समझ में आया? एक संज्ञा आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको इत संज्ञा। इत संज्ञा का सूत्र क्या हो गया? हलंत्यम। हलंत्यम क्या है? तो हलंत्यम इत संज्ञा सूत्र है। इसमें होता क्या है? अंत्यम हल इत स्यात्, मतलब जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अब ये प्रश्न हुआ कि इत संज्ञा का फल क्या है, तो आप ये जान लीजिए कि जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उस वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी कि उस वर्ण की गणना नहीं की जाती है। इतना जानिएगा कि इत संज्ञा है और इत संज्ञा का सूत्र क्या है? हलंत्यम। इसका तात्पर्य क्या है कि अंत्यम हल इत स्यात् उपदेशे, अंत्यम हल इत स्यात्, जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है। कैसे? उदाहरण हमने दिया, ये आपका उदाहरण हो गया। और उदाहरण में आप क्या देख रहे हैं कि अयुण एक महेश्वर, 14 महेश्वर सूत्र हैं। 14 महेश्वर सूत्रों में पहला सूत्र है आपका अयुण। अयुण में अंतिम वर्ण पड़ रहा है डा, और हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हुई। और इत संज्ञा का फल क्या होता है कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये पहली संज्ञा आपने कौन सी पढ़ी? इत संज्ञा। और इत संज्ञा का सूत्र क्या है? हलंत्यम। बात समझ में आया बेटा? चलिए, अब एक संज्ञा आपको समझ में आ गई। दूसरी संज्ञा जो हमने आपके सामने लिखी थी, अब उस संज्ञा के बारे में हम चर्चा करते हैं। और उस संज्ञा का नाम है लोप संज्ञा। कौन संज्ञा? लोप संज्ञा। देखेंगे बेटा ध्यान से, जो दूसरा हमारी संज्ञा आई वो कौन सी संज्ञा है? तो आप ये जानते हैं कि वो है लोप संज्ञा। अब आपसे यहीं से प्रश्न बनेगा कि लोप संज्ञा का सूत्र क्या है? तो लोप संज्ञा का सूत्र अगर कभी भी आपसे पूछता है तो तुरंत आप उसका उत्तर देंगे क्या? बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि लोप संज्ञा का सूत्र है तस्य लोपः, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। बात समझ रहे हैं? अब आप ध्यान देंगे कि लोप संज्ञा सूत्र क्या है, तो वहां पर लिखा जाएगा आपका का अदर्शनम लोपः। का हो जाएगा? अदर्शनम लोपः। ये अदर्शनम लोपः क्या है? तो ये जान लीजिए कि अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा सूत्र है। लोप संज्ञा सूत्र क्या है? अदर्शनम लोपः है। अदर्शनम लोपः कैसा सूत्र है? लोप संज्ञा सूत्र है। अब ये किस वर्ण का लोप करता है? तो आप ये जानेंगे कि जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसका का हो जाता है? अदर्शन हो जाता है। और जिसका अदर्शन हो जाता है उसी का लोप हो जाता है। तस्य माने उसका, और लोपः माने लोप हो जाता है। इसको कैसे जानेंगे? जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था कि महेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है क्या? अयुण। यही पहला सूत्र है। अयुण में रावर्ण की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, और अदर्शनम लोपः से इसकी लोप संज्ञा हुई, और तस्य लोपः से इसका लोप हो गया। यानी अगर आपको अण प्रत्याहार बनाना है तो अण प्रत्याहार में आपको कितने वर्ण मिलेंगे? आ, ई, उ। ड़ा वर्ण क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है तस्य लोपः सूत्र से। लेकिन लोप संज्ञा सूत्र अगर पूछेगा तो लोप संज्ञा सूत्र आपका क्या हो जाएगा? अदर्शनम लोपः हो जाएगा। बात समझ में आया? ये दूसरी संज्ञा रही। अब इसके बाद मैं आपको तीसरी संज्ञा के बारे में पढ़ाता हूं, ध्यान से समझिएगा। तीसरी संज्ञा जो है, तीसरे क्रम पे हमने कौन सी संज्ञा लिखी थी? गुण संज्ञा लिखी थी। और बहुत सारे विद्यार्थी गुण संज्ञा का सूत्र भी गलत लिखते हैं, तो उन लोगों को हम बता दें, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें दो चीजें समझ में आएंगी।
तीसरा हो गया आपका बेटा कौन सा, तो ये जान लीजिए कि तीसरा आप पढ़ेंगे गुण संज्ञा। अब ये गुण संज्ञा क्या है इसको समझते चलेंगे। तो गुण संज्ञा का सूत्र क्या है, ठीक है ना। गुण संज्ञा का सूत्र आप पढ़ेंगे तो इसका सूत्र हो जाता है अदेंग गुणः। का हो जाता है, अदेंग गुणः हो जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको क्या लिख देते हैं जानते हैं आप, बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछा जाएगा तो वो क्या जवाब देते हैं, आद गुणः। लेकिन आद गुणः सूत्र गुण संज्ञा सूत्र नहीं होता। गुण संज्ञा सूत्र कौन होता है, अदेंग गुणः। बात समझ में आया। अब गुणः माने हो गया गुण, अदेंग पहला शब्द क्या दिख रहा है आपको, अदेंग। तो अदेंग दो शब्दों से मिलकर बना है, अदेंग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका अत, ध्यान दीजिएगा बेटा, अदेंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अत और दूसरा है एंग। तो अत और एंग को मिला करके क्या बना है, अदेंग बना है। ताक दा हो गया झलाम जसोवंते सूत्र से। अब इसको दोनों को अलग अलग समझेंगे। तो पहले हम अत समझेंगे, उसके बाद क्या समझेंगे, एंग समझेंगे। बात समझ रहे हैं, अत और एंग समझेंगे। अब ये अत क्या है, तो आपको बता दूं कि अत क्या है, एक प्रत्याहार है। और अत प्रत्याहार में कौन सा वर्ण मिलता है, तो अत आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, अत आप देख रहे हैं। मैं आपको अच्छे से सिखा दूं इस बात को। ता में हलंत है, हमने कुछ देर पहले बताया कि जो हलंत है हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो गई, तो ता वर्ण की कौन संज्ञा हो गई, इत संज्ञा हो गई। और बाद में उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो ये अत से क्या मिलेगा आपको, आ मिलेगा। अत एक प्रत्याहार है और इस अत प्रत्याहार से क्या मिलता है आपको, आ। दूसरी चीज क्या है यहां पर, एंग है। तो आपको मैं बता दूं कि एंग भी क्या है, तो ये जान लीजिएगा कि एंग भी एक प्रत्याहार है। और माहेश्वर सूत्र में एक सूत्र आता है बेटा एयोंग। क्या सूत्र आता है, एयोंग सूत्र आता है। तो इसी एयोंग सूत्र से एंग प्रत्याहार बना है। इस अंगावर्ण में हलंत है, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपा से इसका लोप हो गया। तो इसमें कौन वर्ण मिला, ए और ओ। क्या मिला, ए और ओ मिला। तो आप ये जानिएगा कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण मिले, दो वर्ण मिले। कौन कौन से, ए और ओ। अब पूरी बात को समझिएगा। पूरी बात को कैसे समझेंगे, बहुत गंभीरता से समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संज्ञा सूत्र है बेटा, इसको जानेंगे आप। कैसे जानेंगे कि गुण संज्ञा है, ठीक है ना, गुण संज्ञा है। अब इस गुण संज्ञा को हम समझने के लिए क्या करेंगे, तो गुण संज्ञा का अगर सूत्र कभी भी पूछा जाए तो गुण संज्ञा का सूत्र आप क्या बताएंगे, अदेंग गुणः बताएंगे। अदेंग गुणः में गुण माने गुण हो गया। अदेंग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अत, दूसरा शब्द है एंग। अत भी एक प्रत्याहार है और एंग भी एक प्रत्याहार है। अत प्रत्याहार में मिलता है आपको आ और एंग प्रत्याहार में मिलता है ए और ओ। अतः आ, ए, ओ इन तीन वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। बात समझ में आया। तो आप अलग से चाहे तो नोट कर ले कि आ, ए, ओ, आ, ए, ओ, ये जो तीन वर्ण हमने यहाँ पे लिखा है आ, ए, ओ, इन तीन वर्णों की कौन संज्ञा होती है, तो आप ये जानिएगा कि इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। और एक बात और बता दें आपको कि इन्हीं तीन वर्णों को क्या कहा जाता है, तो इन तीन वर्णों को गुण वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि इन तीन वर्णों को गुण वर्ण भी कहा जाता है। पूरी बात समझ में आई। गुण संज्ञा है, गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुणः।
अदेंग गुण दो शब्दों से मिलकर बना है अत और एंग से। अत एक प्रत्याहार है जिसमें मिलता है आ, एंग भी एक प्रत्याहार है जिसमें दो वर्ण मिलते हैं ए और ओ। अतः आ ए ओ ये जो तीन वर्ण है आ ए ओ, ये जो तीन वर्ण है इन तीन वर्णों की कौन संज्ञा होती है? तो आप ये जान लीजिए कि गुण संज्ञा होती है और इन तीन वर्णों को गुण वर्ण भी कहा जाता है। पूरी बात समझ में आई? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम अगली बात समझते हैं, ठीक है। कहां गया? ये पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसे हम मिटा देते हैं और अब अगली संज्ञा की ओर चलते हैं। तो गुण संज्ञा जितने विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है वो कमेंट करके हमें बताते चलें, ताकि हम और अच्छी से अच्छी चीजें, बिल्कुल नई बात एक बताना हम चाहते थे आपको, और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही उपयोगी है, इसलिए भी इसे जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम अगली संज्ञा की ओर चलते हैं और अब हम आपको अगली संज्ञा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगली संज्ञा पढ़ेंगे आप वृद्धि संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे बेटा? तो अब आप पढ़ेंगे कौन सी संज्ञा? तो ये हमने लिख दिया वृद्धि संज्ञा। यहां भी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए हम बता दें कि जितने विद्यार्थी हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा संधि में पढ़े हैं वृद्धिरेच। कौन सा सूत्र पढ़े हैं? वृद्धिरेच पढ़े हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि वृद्धि संज्ञा सूत्र क्या है तो वो तुरंत बता देंगे कि वृद्धिरेच है, लेकिन जितने विद्यार्थी वृद्धिरेच मानते हैं उनका सबका उत्तर गलत है। होगा क्या? तो इसे मैं आप लोगों के सामने पूरी तरह से अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं कि वृद्धि संज्ञा सूत्र कभी भी आपसे पूछा जाए तो वृद्धि संज्ञा सूत्र होता है क्या? वृद्धिरादैच। क्या सूत्र होता है? वृद्धिरादैच सूत्र होता है। वृद्धि संज्ञा सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो उसका क्या उत्तर देंगे आप? वृद्धिरादैच उत्तर देंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब ये वृद्धिरादैच सूत्र बना कैसे है तो इसकी व्याख्या मैं आपके समक्ष कर देता हूं। वृद्धिरादैच सूत्र के बारे में जानिएगा कैसे बना है। तो एक बात जानिएगा, इसके बारे में कहा गया कि वृद्धि ही आत ऐच, वृद्धि ही आत ऐच। ये जो वृद्धिरादैच है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है आपका? तो पहला शब्द है आपका वृद्धि, दूसरा शब्द है आपका आत, और तीसरा क्या है? ऐच। तो यानी कि यहां पर बात ये हुई कि वृद्धि किनको किनको कहते हैं? तो पहला क्या आया? आत, और दूसरा क्या आया? ऐच। अब ये आत और ऐच क्या है इसको भी जानिएगा। तो मैं आपको लगे हाथ बता दूं कि पहला प्रत्याहार है आत और दूसरा प्रत्याहार है आपका ऐच। आत क्या है? तो ये जान लीजिएगा कि ये भी एक क्या है? प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। बात समझ रहे हैं बेटा? समझते चलिएगा। आत क्या है? तो आत भी एक प्रत्याहार है, और ऐच क्या है? तो ऐच भी एक प्रत्याहार है। अब आत प्रत्याहार है, आप लोग देख रहे हैं। इस आत प्रत्याहार में जो ता है उसमें हलंत लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। तो ये ता में हलंत लगा है तो इसकी कौन संज्ञा हो गई? इत संज्ञा हो गई। और जब इसकी इत संज्ञा हो गई तो इसका क्या हो गया? लोप हो गया। जब लोप हो गया तो अब यहां से क्या मिलेगा? बड़ा आ मिल गया। मिला कि नहीं मिला? उसके बाद क्या है? ऐच है। तो ऐच कैसे मिलता है आपको ये बता दूं। ऐच कैसे मिलेगा? ऐच मिलेगा ऐओच। एक सूत्र है आपका, कौन सा सूत्र है आपका? ऐओच, ठीक है ना। महेश्वर सूत्र का चौथा सूत्र है। महेश्वर सूत्र कुल 14 है,
उन 14 सूत्रों में चौथा सूत्र क्या है? अयोच। तो आय से लग गए चा तक गए तो कौन प्रत्याहार बना? ऐच प्रत्याहार बना। और ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो पहला आएगा आय और दूसरा वर्ण आएगा आओ। बात समझ में आया? तो वृद्धि संज्ञा है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच है। वृद्धिरादैच कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो पहला है वृद्धि, दूसरा है आत, तीसरा है ऐच। अब ये आत और ऐच ही वृद्धि है ऐसा बताया गया है। तो आत क्या है? तो आत एक प्रत्याहार है। ऐच क्या है? तो मैं आपको बता दूं ऐच भी एक प्रत्याहार है, ठीक है ना। और आत से मिला बड़ा आ, ऐच से मिला आय और आओ। अब पूरी बात समझिएगा कि आ, आए, आओ 3 वर्ण हुए। इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आ, आए, औ इन 3 वर्णों की कौन संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन वर्णों को क्या कहते हैं? वृद्धि वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि वर्ण कहते हैं। अब आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, आप बात समझिएगा। अगर आपको यहीं पर कहीं भी परीक्षा में लिख दिया आए और आपको 4 ऑप्शन दे दिया कि ये कैसा वर्ण है, गुण वर्ण है कि वृद्धि वर्ण है कि संधि वर्ण है, कुछ भी ऐसा दे दिया, तो वहां पर उत्तर क्या होगा आपका? कि ये वृद्धि वर्ण है। किस वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है? आपको मान लीजिए आय दे दिया, आ दे दिया, ई दे दिया, उ दे दिया, यही 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि निम्न में से वृद्धि संज्ञा होती है, तो किसकी होती है? आय की होती है। बात समझ लीजिए कि नहीं? समझ में आया? किस वर्ण को वृद्धि वर्ण कहेंगे? तो आय को वृद्धि वर्ण कहेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आय की वृद्धि संज्ञा के सूत्र से होती है तो वृद्धिरादैच सूत्र से होती है। वृद्धिरादैच कैसा सूत्र है? वृद्धि संज्ञा सूत्र है। मुझे अपेक्षा है कि आप लोगों को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगली संज्ञा की ओर चलते हैं, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल नई चीज आप लोगों के लिए है और बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना? तो आप अच्छे ढंग से इन बातों को समझते चलिए और उसके बाद उत्तर भी देते चलिए, ठीक है ना? चलिए तो अगली संज्ञा होगी आपका क्या? सवर्ण संज्ञा। अगली संज्ञा कौन सी पढ़ाएंगे हम आपको? तो आप ये जानेंगे कि अगली संज्ञा पढ़ाएंगे हम आपको सवर्ण संज्ञा पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? ये सवर्ण संज्ञा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाता है कि सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है। तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र आप देखेंगे यहां पर लिखा दिया हमने कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्या कहा गया? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अगर आपसे पूछा जाए कि सवर्ण संज्ञा सूत्र कौन सा है तो आप क्या उत्तर देंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बात समझ में आया? अगर पूछा जाए कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कैसा सूत्र है तो आप बताएंगे सवर्ण संज्ञा सूत्र है। अगर आपसे उल्टा प्रश्न पूछ लिया कि सवर्ण संज्ञा सूत्र कौन सा है तो क्या जवाब देंगे? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बात समझ में आया? अब इसको और अच्छे से कैसे व्याख्या करेंगे तो आपके सामने हम इसको लिख करके बता देते हैं और आप लोग भी इसे नोट कर लें। क्या नोट करेंगे? कि तालु आदि, ध्यान देंगे बेटा, तालु आदि, ठीक है ना? उच्चारण स्थान, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा तालु आदि उच्चारण स्थान तथा
प्रयत्न, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं, आप जान लीजिएगा कि जिन वर्णों के समान होते हैं, समान होते हैं वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तो आप ये जान लीजिएगा कि वे वर्ण परस्पर क्या होते हैं? सवर्ण संज्ञक होते हैं। सवर्ण संज्ञा की बात आई तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र हो गया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी तालु आदि उच्चारण स्थान और प्रयत्न दो चीजों का महत्व है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न, यानी जिन दो वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। सही है? कैसे? इसको समझ लीजिए। जैसे आपने एक वर्ण लिया आ वर्ण लिया, इस आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपने सुना होगा, सूत्र हमने पढ़ाया भी है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और एक बात और बता दूं कि आ वर्ण का प्रयत्न हमने पढ़ाया है तो जितने भी स्वर होते हैं सारे स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है बेटा वो क्या होता है? विवृत होता है। क्या होता है? विवृत होता है। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और आ का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृत है। अगर इसी आ की जगह हमने क्या लिख दिया? बड़ा आ की जगह हमने क्या लिख दिया? बड़ा आ लिख दिया, तो ये बड़ा आ का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। और इस बड़ा आ का जो है अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत होगा। तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों का उच्चारण स्थान समान हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का जो है वो अभ्यंतर प्रयत्न समान हुआ कि नहीं हुआ? तो जिन दो वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान होता है वो दोनों वर्ण क्या कहलाते हैं? परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। और इनका सूत्र क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र कहता है कि तालु इत्यादि उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिनके समान होते हैं ऐसे वर्णों को सवर्ण कहा जाता है। कैसे? जैसे ह्रस्वकार का उच्चारण स्थान कंठ तथा अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, उसी तरह दीर्घ आकार का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा और दीर्घ आकार का भी अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान होने के कारण ये दोनों वर्ण एक दूसरे से क्या हुए? सवर्ण संज्ञक हुए। इसीलिए कहा गया कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। बात समझ में आया? चलिए, हमें अपेक्षा है कि आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं। मोनी पटेल जी ने लिखा है बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है ना। और ठीक है, वंदना मिश्रा जी ने लिखा को विसर्जनीय नाम कंठा। अंशिका पटेल जी, ललिता प्रजापति जी हैं, ठीक है। और सुनीता यादव जी हैं, ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। इंग्लिश भाई उदय सर तो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अंग्रेजी। अभी हमारे बाद उदय सर की क्लास है, ठीक है ना। तो ठीक है, वेरी गुड। और इसी के साथ साथ प्राणेश मौर्य जी हैं, इन्होंने भी कहा सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और प्रदीप यादव जी हैं, इनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और अनिल कुमार यादव जी हैं, विष्णु शर्मा जी हैं, ठीक है। मुकेश यादव जी और सुभाषिनी पटेल जी, ठीक है। करण गुप्ता जी हैं, ठीक है ना। हाँ, करण जी लिख रहे हैं कि आप पढ़ाएं तो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, आप लोगों का प्यार है, ठीक है ना। और कृष्ण मारावी जी हैं,
ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। और उसी के साथ साथ लाल जी हैं, बहुत बढ़िया है। विशाल गुप्ता, अजीत विक्रम जी हैं, बहुत सारे लोग, यानी कि तेजी से आप लोग समझ रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। नितिन साक्य जी हैं, ठीक है, बहुत सुंदर है। आप इसी तरह से समझते रहें और मैं नई नई चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके आपको अच्छे से अच्छी चीजें दूंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सी-टेट का क्लास, सी-टेट भी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं, सी-टेट भी पढ़ाऊंगा। शिवेंद्र सिंह जी भी हैं, बहुत अच्छा है, सारे लोग हमारे साथ तेजी से जुड़े हैं। अंकित यादव जी हैं, सुमन पाल जी भी हैं, ठीक, वेरी गुड। सबका बहुत बहुत हृदय की पालियों से अभिनंदन करता हूं और उसके बाद आप लोगों को साधुवाद आशीर्वाद की सुपर टेट में सुपर रिजल्ट ले आए आप सब, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए यहां पर ये बात पूर्ण हुई और अब अगली बात की ओर और अगली संज्ञा की ओर चलते हैं। बेटा ये जो संज्ञाएं आज हम आपके सामने ये हल करा रहे हैं, ये आपके सुपर टेट में रामबाण सिद्ध होगी और ईश्वर की कृपा रही तो जो ये आज का लेक्चर है, इसी लेक्चर से आपको 1 नंबर आपके प्रश्न पत्र में दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पद संज्ञा। क्या पढ़ाएंगे? पद संज्ञा पढ़ाएंगे। चलिए पद संज्ञा पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पद संज्ञा। तो पद संज्ञा सूत्र क्या होता है, इसे हम आपके सामने लिखते हैं। पद संज्ञा सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। क्या सूत्र है? सुप्तिंगंतम पदम। अभी ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी कि ये सुप्तिंगंतम पदम क्या है, तो इतना बात जान लीजिए कि सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा सूत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि पद संज्ञा सूत्र क्या है तो क्या बताएंगे? सुप्तिंगंतम पदम। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्तिंगंतम पदम क्या है तो आप क्या बताएंगे? पद संज्ञा सूत्र है। अब ये सुप्तिंगंतम पदम, तो पदम यानी पद संज्ञा हो गया, सुप्तिंगंतम में कुछ खेला है, इसी को समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द क्या है? तो पहला है आपका सुबंत और दूसरा है आपका तिगंत। पहला क्या है? सुबंत और दूसरा क्या है? तिंगंत। अब प्रश्न ये हुआ कि ये सुबंत और तिंगंत क्या है? तो सुबंत ये है कि सुप प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, सुप प्रत्यय जिनके अंत में हो, सुप प्रत्यय जिनके अंत में हो। ध्यान दीजिएगा, सुबंत क्या है? तो सुबंत 2 शब्दों से मिलकर बना। पूरी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या, जीवंत व्याख्या आपके सामने होगी। सुप्तिंगंतम पदम सूत्र है, ध्यान से समझिएगा। सुप्तिंगंतम पदम में, सुप्तिंगंतम में 2 पद हैं, पहला हुआ सुबंत, दूसरा हुआ तिंगंत। सुबंत क्या है? तो सुबंत वो है सुप प्रत्यय जिसके अंत में हो। सुबंत 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा, पहला है सुप और दूसरा क्या है? अंत। सुप और अंत। तो पा की जगह बा हो गया कौने सूत्र से? झलाम जसो अंते सूत्र से। वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तो पा की जगह बा हो गया, तो सुप धन अंत से क्या बन गया? सुबंत बन गया। ये बात आपने समझा। अब सुप प्रत्यय जिसके अंत में है उसे क्या कहते हैं? सुबंत कहते हैं। और तिंगंत क्या हुआ? तो आप ये जान लीजिए कि तिप प्रत्यय। कौन प्रत्यय? तिप प्रत्यय जिसके अंत में हो, तिप प्रत्यय जिसके अंत में हो, ध्यान देंगे बेटा, तिप प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे तिगंत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जान लीजिए कि तिगंत कहते हैं। अब ये तिगंत क्या है? सुबंत आपने समझ लिया कि सुप धन अंत से बना, यानी सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं? सुबंत कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि तिंग प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं?
तिङंत कहते हैं। तिप प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं वो तिङंत कहते हैं। अब ये तिंग क्या है और सुप क्या है, तो इसको भी आप जान लीजिए। सुबंत क्या है और तिङंत क्या है, ये बात जान लिया आपने कि सुप जिसके अंत में है उसे सुबंत कहते हैं, तिंग जिसके अंत में है उसे तिङंत कहते हैं। इस सुबंत तिङंत दोनों क्या है, तो सुबंत और तिङंत दोनों क्या है, ये हमने आपको बताया कि सुबंत और तिङंत दोनों क्या है, प्रत्यय है। सुबंत और तिङंत क्या है, दोनों प्रत्यय है। सुप धन अंत से मिला सुबंत और तिंग धन अंत से मिला तिङंत। अब सुप प्रत्यय क्या है, तो आप ये जान लीजिए कि शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में इसका प्रयोग कहां होता है, शब्दों के अंत में। और तिंग प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, तो आप ये जान लीजिए कि इसका प्रयोग होता है धातुओं के अंत में। यानी जो धातु के बाद लगता है उसे क्या कहते हैं, तिंग प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दों के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं, सुप प्रत्यय कहते हैं। बात समझ में आया। अब आपको एक बात और बता दें कि सुप प्रत्ययों की संख्या है कितना, 21। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 21। और तिप प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो आपको ये बता दें तिप प्रत्ययों की संख्या है 18। ठीक है ना, ये पूरी बात आपको समझ में आई। पद संज्ञा सूत्र हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पद संज्ञा सूत्र क्या है, तो आप उत्तर क्या देंगे, सुप्तिङन्तम पदम। अब सुप्तिङन्तम पदम दो पदों से मिलकर बना है, पहला हो गया सुबंत और दूसरा हो गया तिङंत। सुबंत क्या है, सुप धन अंत से मिलकर बना है सुबंत, यानी सुप प्रत्यय जिसके अंत में हो उन्हें क्या कहेंगे, सुबंत कहते हैं। और तिंग धन अंत से बना तिङंत, यानी तिप प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे तिङंत कहते हैं। दूसरी बात हमने बताया कि सुप प्रत्ययों का प्रयोग कहां होता है, शब्दों के अंत में, और तिप प्रत्ययों का प्रयोग कहां होता है, धातुओं के अंत में। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 21 है, और तिप प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 18 है। बात समझ में आया। अब एक बात आपको सिद्ध करके समझा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा करके एक बात आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूंगा, उसे समझिएगा, ठीक है। चलिए समझते चलिए। इसी में अभी दो बात और समझा देते हैं आपको, कैसे समझेंगे, ठीक है ना। जैसे राम शब्द है, कौन शब्द है, ये राम एक शब्द है। अब ये राम सही है कि रामः सही है, अगर संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो ये बताइए कि राम सही है कि रामः सही है, कौन सही है, यहां पर सही होगा रामः। तो ये क्या है, राम जो है इसे आप कहेंगे प्रातिपदिक, क्या कहेंगे, प्रातिपदिक। और जो रामः है इसे क्या कहेंगे, पद। जो राम है इसे क्या कहेंगे, प्रातिपदिक, और जो रामः हो गया इसे क्या कहेंगे, पद। अब ये राम से रामः कैसे हुआ, ये बात जानने की जरूरत है कि राम से रामः कैसे हुआ। तो राम क्या है, प्रातिपदिक। और एक बात आपको बता दें कि प्रातिपदिक कहते किसको हैं, ये तो जानो पहले। तो प्रातिपदिक है कि जिन शब्दों में प्रत्यय, जिन शब्दों में प्रत्यय नहीं लगा रहता, जिन शब्दों में प्रत्यय नहीं लगा रहता उसे क्या कहेंगे, प्रातिपदिक कहेंगे। और पद किसे कहेंगे, कि जिन शब्दों में, ध्यान देंगे बेटा, कि जिन शब्दों में प्रत्यय जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, प्रत्यय जुड़ जाता है, ध्यान देंगे,
कि जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है उसे ही क्या कहेंगे, पद कहते हैं। और जिनमें प्रत्यय नहीं, जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय नहीं लगा रहता उन्हें क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। बात समझ में आया? यानी प्रत्यय लगने के पहली की स्थिति को प्रातिपदिक कहते हैं और प्रत्यय लग जाने के बाद की स्थिति को पद कहते हैं। जो राम है ये प्रातिपदिक है और जो रामा है ये पद है। अब राम ये शब्द है कि धातु है, पहले ये बताइए। तो राम एक शब्द है। अब आप जान लीजिए कि राम एक शब्द हो गया। प्रत्ययों की संख्या 21 हुई, तो 21 प्रत्ययों में सबसे पहले राम में कौन प्रत्यय लगा, सु। राम में कौन प्रत्यय लगा, सु। तो सु प्रत्यय है और सु में उ लगा है, तो इस उ की उपदेशे अजनुनासित इत सूत्र से इत संज्ञा हुई और उसका लोप हो गया, तो क्या बचा, सा। राम सु था, फिर क्या बचा, राम सा बचा। ठीक है ना? और उसके बाद ससजुसो रूह सूत्र आया, तो राम रू हो गया। रू के ऊ का उपदेश जो नासित लोपा से लोप हो गया, तो क्या बना, राम रा बना। और फिर खर बसानियो विसर्जनीय सूत्र से रा की अवसान संज्ञा होकर रा की जगह विसर्ग हो गया, तो ये क्या बन गया, रामः बन गया। और राम से रामः बन जाना ही पद बन जाना है। तो ये राम प्रातिपदिक शब्द था। इस प्रातिपदिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, सुप्रत्यय लगा। तो सुप्रत्यय लगने से ये क्या बन गया, रामः बन गया। इतनी बात पूरी हुई। बात समझ में आया? अब जैसे अब धातु में कैसे लगेगा, पठति बनता है, तो पठति कैसे बनेगा इसको जान लीजिए कि पठ धातु होता है और इसमें प्रत्यय कौन लग जाता है, तिप। कौन प्रत्यय लगता है, तिप प्रत्यय लगता है। पा में हलंत है, इसकी हलंत्यम से ही संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया, तो क्या बन गया, पठति बन गया। जब पहले पठ था तो ये क्या था, धातु था, प्रातिपदिक था। पठति बन गया तो ये पद बन गया। यानी प्रत्यय लगने से पूर्व की स्थिति को प्रातिपदिक कहते हैं और प्रत्यय लगने के बाद की स्थिति को पद कहते हैं। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। यानी सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगे हों या तिप प्रत्यय जिसके अंत में लगे हों, ऐसे की पद संज्ञा होती है। यानी उन्हें क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। यानी जब तक प्रत्यय नहीं लगा है तब तक वो पद नहीं कहा जाएगा, वो प्रातिपदिक रहेगा। और जब उसमें प्रत्यय लग जाएगा तो वो पद बन जाएगा। सुप प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है और तिप प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 है और तिप प्रत्ययों की संख्या 18 है। बात समझ में आया? आज की बात इतनी ही। कई महत्वपूर्ण संज्ञाओं के बारे में आपने जाना। अगली क्लास में आएंगे फिर एक नया कंटेंट लेकर के, नई बात लेकर के। हमारे साथ उदय सर अभी आ रहे हैं, अंग्रेजी के विशारद हैं। आप लोग उनसे पढ़ेंगे, कहीं मत जाइएगा। आज की ये क्लास कैसे लगी, कुछ नया चीज मिला तो नई अनुभूति कैसे रही, इस बारे में आप कमेंट लिख करके हमें बताएं, हम उसे देख लेते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।